हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी को जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का ये जो सेशन है, बात करेंगे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। बात करेंगे कि आपको रेफरेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका लगातार पिछले वीडियोस पे कमेंट आया कि सर बुक रेफरेंस बताइए कि कौन सी बुक लें। तो बुक की भी बात करेंगे, प्लस जो हमारा जुलाई में मैथ्स ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच को हम आगे कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, बैच में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का जो बैच है वो दोस्तों आपका एप्लीकेशन पर 15 जुलाई से लाइव आ रहा है। ठीक है, कब से लाइव आ रहा है एप्लीकेशन पर? ये 15 जुलाई से आपका लाइव आ रहा है। और ये जो बैच आपको मिल रहा है 15 जुलाई से, ये बैच आपका कंप्लीटली यूपीएससी मेंस के लिए रहने वाला है, जिसमें हम पूरे मैथ्स ऑप्शनल के सिलेबस को 2025 को टारगेट करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो कोविड तक मैंने ऑफलाइन एक बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, बट जब से फिर हम ऑनलाइन स्विच हुए और आपके वीर सर का साथ मिला, तो अब पूरी तरीके से चीजें कंप्लीटली ऑनलाइन ही हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में आने के बाद एक बात जो मुझे सबसे बेहतर लगी वो ये लगी कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम कॉस्ट को बहुत ही मिनिमम कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो अफोर्डेबल प्राइस पे चीजें आसानी से प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। ऑफलाइन में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे कई सारे अलग अलग खर्चे आते हैं। तो जो चीज आपको ऑफलाइन में 40 से 50 हजार की मिलती है वही चीज आपको ऑनलाइन में केवल और केवल 11,999 में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये बैच आपको 11,999 का पड़ेगा। कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्टडी लवर वीर का जब आप ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहां पे आपको जाना है यूपीएससी में, या फिर यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू पेड कोर्सेज का। किसका ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू पेड कोर्सेज का। जब आप न्यू पेड कोर्सेज में जाओगे तो आपको वहां पे सेम यही बैच मिल जाएगा, आप इसको परचेज कर सकते हो। वेबसाइट पे अगर जाना चाहते हो तो studyloverveer.in, यही पूरा studyloverveer लिखना .in, ये वेबसाइट है सॉरी, वेबसाइट पे भी आपको ये बैच मिल जाएगा। देखो, इसके पहले मैंने कई सारी वीडियोस बनाई, उन सारी वीडियोस में हमने बात की कि अगर आप यूपीएससी में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को ऑप्ट करने जा रहे हो तो किन किन चीजों का आपको ख्याल करना होगा। मैथ्स ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, ऐसे कौन से एस्पिरेंट हैं जो मैथ्स ऑप्शनल ले सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। मैथ्स ऑप्शनल का आपका सिलेबस क्या है, जो हमारे रैंकर रहे हैं, जो टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने मैथ्स ऑप्शनल में कितना स्कोर किया, इन सब की वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपकी यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। अभी मेन मुद्दा यह है कि हम आगे इस 2025 को कैसे टारगेट करें। जैसा कि आपको पता है, आपके 250 नंबर के दो पेपर होंगे। पेपर वन में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। उन 6 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके बाद डायनेमिक और स्टैटिक्स और वेक्टर एनालिसिस। यहीं पे जब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में आपका अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पोर्शन है जो यहाँ पे रखा गया है। ये आपके इतने 7 सब्जेक्ट हैं जो पेपर सेकंड में रखे गए हैं। 250 नंबर का आपका दो पेपर होता है और पूरा जो कंप्लीट आपका वेटेज बनता है वो बनता है 500 नंबर का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब मुद्दा यह है कि जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, मैंने प्लान कर लिया कि मुझे मैथमेटिक्स को लेना है, तो मैंने इसकी एक वीडियो और बनाई थी, अगर आपको याद हो। मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूं ताकि जो नया बच्चा है वो कम से कम जाके उन वीडियोस को देख ले। मैंने ये भी बात की थी कि अगर आप यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल को अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो, मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो डायरेक्टली सिलेबस पे आने से पहले आपको क्या क्या काम करने चाहिए, एनसीईआरटी पे कैसे काम करना चाहिए, उन सारे मुद्दों पर भी हमने बात की। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को
किस सिस्टमैटिक वे में हम आगे लेकर चलेंगे, कैसे हम अपने सिलेबस को खत्म करने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं तो ऑल ओवर हमारा जितना भी सिलेबस है, इस सिलेबस को हम बहुत ही पेशेंस के साथ अगर खत्म करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 300 घंटे जो है 300 घंटे मुझे चाहिए होंगे, और इन 300 घंटों में हम पूरे सिलेबस को बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही आराम से खत्म करेंगे। कंप्लीट सिलेबस होगा, मतलब सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा। अब आप कहोगे सर फलानी कोचिंग वाले तो 200 घंटे में ही करा देते हैं, फलानी कोचिंग वाले तो 250 घंटे में ही करा देते हैं। तो आपको पता है कि एसएलवी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पे भरोसा रखता है। हम अगर आपसे पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे का पूरा वसूल, जो आप कह सकते हो ना पैसा वसूल, वो पैसा वसूल वाला काम यहाँ होगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि नहीं हमने आपसे पैसा ले लिया और हमने 200, 210, 220 घंटों में पूरा सिलेबस उड़ा के खत्म कर दिया और हमने कहा भाई अब देख लो अपने हिसाब से अपना पढ़ लो। हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं दोस्तों, कोई भी कोर्स हो, कि आप अगर हमारे पास आए हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी एक नैतिकता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फुल सपोर्ट किया जाए। वो नहीं कि बस पैसा ले लिया बैच खत्म उसके बाद सारी चीजें ओवर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ही आपको बता दूं कि 300 घंटे जो है, और 300 घंटे में मिनिमम कह रहा हूं 300 प्लस घंटे आपको मैं यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूं पूरे सिलेबस के कंप्लीशन के लिए। अब दोस्तों देखो, सिलेबस को कवर करने की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस को तो कवर करना ही है, लेकिन यूपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल के सिलेबस को कवर करने का भी एक सिस्टमैटिक वे होता है। सिस्टमैटिक वे इन द सेंस, जैसे होता नहीं कि हर एक चीज को पढ़ने का और पढ़ाने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली कभी कुछ भी उठा लिया और कुछ भी उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सेम चीज कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया। ये पढ़ाई जो है वो आपकी ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है। पढ़ाई कारगर वो साबित होगी जब आपने एक हायरार्की बना के एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजों को पढ़ा होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे पेपर 1 की, तो भले ही पेपर 1 में आपका लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डायनेमिक्स स्टैटिक्स हो गया, वेक्टर एनालिसिस हो गया, ये सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट को पढ़ाने का भी एक तरीका है, इन सब्जेक्ट को पढ़ाने का भी एक वे है कि पहले अलजेब्रा करेंगे या पहले वेक्टर कैलकुलस करेंगे या पहले डिफरेंशियल करेंगे या पहले अलजेब्रा, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट को पहले करना है किस सब्जेक्ट को बाद में करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं। कि जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं, आप सी सेट की तैयारी करते हो, आप सी सेट की तैयारी में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ते हो? नंबर सिस्टम पढ़ते हो। नंबर सिस्टम पहले ही क्यों पढ़ाया जाता है? नंबर सिस्टम से ही आपकी पूरी मैथमेटिक्स बनी है, क्योंकि सारा गेम तो नंबर्स का है, और जब नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो बाकी की मैथ कैसे समझ में आएगी। सेम एज यहाँ पे भी दोस्तों, ये आपके जितने भी सब्जेक्ट है, वो चाहे अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो या ज्योमेट्री हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो या आपका डायनेमिक्स स्टैटिक्स हो, इनको भी पढ़ने का और पढ़ाने का एक सिस्टमैटिक वे है, और उसी सिस्टमैटिक वे को फॉलो करते हुए हम अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, लेकर चलेंगे। हमारा जो मेन मोटिव होगा, डायरेक्टली मैं आपको एकदम हायर लेवल पे लेके नहीं जाऊंगा। जैसे सपोज दैट जब हम बात करेंगे, मान लो कैलकुलस की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको कैलकुलस के लिए लेके चलूंगा कहां? पहले मैं आपको लेके चलूंगा कैलकुलस के लिए 11th और 12th पे। जब मैं 11th और 12th पे लेकर चलूंगा तो आपके लिए चीजें आसान इसलिए हो जाएंगी क्योंकि आप उन सारी चीजों को वापस से रीगेन करोगे जो आपने 11th 12th में पढ़ी थी। जब आप यहां से बेहतर तरीके से चीजें वापस से रिगेन कर लोगे तो यहीं से मैं रिलेट करा दूंगा एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को वैसे तो मेरी एक सलाह है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्ट कर रहे हैं, आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि टीचर के भरोसे मत बैठे रहो। एटलीस्ट 11th 12th और एनसीईआरटी ये आप खुद से कवर कर लो, ये आप खुद से कवर कर लो। मतलब इसमें टीचर के भरोसे मत बैठे रहो कि कोई टीचर आएगा वो मुझे पढ़ाएगा, ये ऐसी चीजें, क्योंकि अगर आपने मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ऑप्ट किया है तो नो डाउट कि आपका स्ट्रांग बैकग्राउंड रहा होगा, और स्ट्रांग बैकग्राउंड अगर आपका रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें आप बिल्कुल तो नहीं भूले होंगे। तो इनको ना इस पे थोड़ा सा रिवर्क कर लो खुद से। और इनफैक्ट मैं केवल कैलकुलस की बात ही नहीं कर रहा हूं, जितना भी आपका इंटायर सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के, डायरेक्ट क्लास में आने से पहले एक छोटी सी कोशिश आप ये करिए कि जो चीजें आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उन चीजों को एक बार ना उनके बेस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो हमारी जो क्लास होने वाली है, पहले हम हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक्स पे वर्क करेंगे।
क्योंकि आपका सबसे मेन जो वर्क है वो बेसिक्स है। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं चेक करना चाहता। यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चेक नहीं करना चाहता। यूपीएससी का एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है, आप सिस्टमैटिक वे में चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई मैथ्स में स्टेप मार्किंग क्यों होती है? स्टेप मार्किंग इसीलिए दी जाती है क्योंकि यहां पे एग्जामिनर को यह देखना होता है कि आप स्टेप टू स्टेप चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जितने स्टेप्स को आप रिप्रेजेंट कर पाए उतने के वो आपको नंबर दे देता है, और फाइनल तक कर पाए तो भाई बढ़िया नंबर देगा, नहीं भी फाइनल कर पाए कुछ बहुत नंबर तो देगा ना। तो यहाँ पे एक्चुअली एग्जामिनर आपकी बेसिक नॉलेज को ही चेक करना चाहता है। यहाँ पे ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका एग्जामिनर चेक नहीं करना चाहता। तो जो मेन वर्क हमारा होगा वो मेन वर्क होगा दोस्तों बेसिक्स पे। मेन वर्क कहां होगा? मेन वर्क होगा हर एक सब्जेक्ट के बेसिक्स पे। जब बेसिक्स पे हमारा मेन वर्क हो जाएगा, इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे? तुरंत हम स्विच करेंगे। और कहां स्विच करेंगे? तुरंत हम स्विच करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पे। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ कि मैंने आपको कैलकुलस पढ़ा दिया, कैलकुलस का बेसिक्स मैंने आपको सिखा दिया। बेसिक्स सिखाने के बाद में तुरंत आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे लेकर चलूंगा कि देखो भाई कैलकुलस में आपने ये चीजें पढ़ी है, आपने लिमिट पढ़ी, आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है, आपने इनफाइनाइट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़े हैं, आपने डबल ट्रिपल इंटीग्रल पढ़े हैं। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बने, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, तुरंत का तुरंत हम क्या करेंगे? उस पे काम कर लेंगे। अब सबसे मेन चीज जो है वो है सर हर टॉपिक की प्रैक्टिस कहां से करेंगे, और इसी प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे हैं वो भागते हैं किताबों के पीछे। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनके इंटरव्यू मैंने खुद देखे हैं, और वह टॉपर्स कहते हैं कि हमने किसी बुक से पढ़ाई ही नहीं की, हमने क्लासेस की, क्लास के नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर पेपर पे वर्क किया और हमारे बढ़िया नंबर आ गए। तो अगर हम पर्टिकुलर बात करें, वैसे तो अभी इस पे मैं बात करूंगा कि आप अगर बुक्स लेना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो कौन कौन से बुक्स आपकी रेफरेंस के लिए सही रहेंगी, कौन कौन से राइटर्स के बुक्स आपकी सही रहेंगी, इस पे भी अपन बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि यूपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल की कोई एक सिंगल बुक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी सब्जेक्ट की एक सिंगल बुक है, तो किसी सब्जेक्ट की एक सिंगल बुक नहीं है, वेरियस किताबें हैं दोस्तों। अलग अलग राइटर्स अपने अपने हिसाब से वो किताबें लिखते हैं। हाँ, उनमें से 3 से 4 किताबें ऐसी हैं जो बेस्ट मानी जाती हैं। किसी का थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा होता है, किसी का प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा होता है, किसी में विद एग्जाम्पल चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो ऐसे ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 बुक्स आप देखोगे लोग बताते हैं कि ये 5 किताबें बढ़िया हैं, ये कृष्णा सीरीज ले लो, वो फलाने ले लो, वो दिमाग ले लो। इसकी भी बात हम करेंगे। बट मैं आपको लिटरली बताऊं, अगर आपने अपने सिलेबस पे बढ़िया तरीके से काम कर लिया, सिलेबस पे बढ़िया तरीके से काम करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर लिया, तो आपको अलग से किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास में शीट में खुद प्रोवाइड कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए क्लास में शीट में आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा कि ये लो भाई तुमने कैलकुलस पढ़ लिया, आज हमने कैलकुलस में रियल नंबर्स और फंक्शंस को जाना है, ये लो रियल नंबर और फंक्शंस की पीडीएफ प्रैक्टिस कर लेना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स जिसकी सबसे खूबसूरती पता क्या है? यूपीएससी के अंदर मैथ्स ऑप्शनल की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। यहाँ पे तो आपका हर साल ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन डिक्टो सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट हो जाता है। यहाँ पे जरूरत है तो पता है किसकी? यहाँ पे जरूरत है बेस कॉन्सेप्ट के साथ मल्टीपल रिवीजन की। बेस कॉन्सेप्ट के साथ हमें मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसने बेसिक्स पे अच्छे से काम करके पीवाईक्यूज पे काम कर लिया और मल्टीपल रिवीजन कर लिया, वही यहां पे सफल हुआ है। वरना आप अपने आप को, जैसे बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं। ओवरलोड कैसे कर लेते हैं? 4 टीचर देख रहे हैं, सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है, वो इतनी किताबें खरीद के मार्केट से ले आए हैं कि एक एक कैलकुलस के अंदर ही 4-4 किताबें लिए बैठे हैं। तो भाई साहब बहुत ज्यादा अपने आप को अगर आप ओवरलोड कर लोगे ना तो इसका कोई फायदा नहीं है। ओवरलोड अपने आप को नहीं करना है। मैं आपसे सिंपल से एक बात कहना चाहता हूं, लिमिटेड सोर्सेज रखिएगा, लिमिटेड सोर्सेज रखिएगा। जितना लिमिटेड सोर्स रखोगे ना भाई उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज इस कदर होगे कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि आप एकदम से अपने आप को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर लो। इंफॉर्मेशन जरूरी है, बट आप कह सकते हो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि जहां से जो मिलता जा रहा है सब कैप्चर करते जा रहे हो, वो आपके लिए घातक साबित होगा।
तो दोस्तों हमारे सिलेबस को कवर करने का तरीका जो है वो यही होगा कि पहले मैं आपको लेके चलूंगा आपके 11th-12th एनसीईआरटी पे, प्लस इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए हैं, वो आपने 11th-12th पे नहीं पढ़े। तो जो चीजें आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी होंगी उन पे भी मैं आपको बेसिक वर्क करवाने वाला हूं कि देखो भाई ये चीज आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी थी, वहां इस चीज को ऐसे बताया गया था, यहाँ पे ये चीज इस तरीके से रिलेट करा के पढ़ोगे तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। और रिलेट करा के पढ़ाने से आपको वो चीजें मेमोराइज होंगी, याद आएंगी, अच्छा हाँ यार वहां तो ये ऐसा था, यहाँ ये ऐसा है, ऐसे रिलेट कर लोगे ना तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो मेन काम जो करना है, जो चीज मैं बता रहा हूँ कैलकुलस को लेके, वो केवल कैलकुलस पे ही अप्लीकेबल नहीं है, यही चीज हम हर एक सब्जेक्ट पे अप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे कि बेसिक्स पे काम करेंगे, प्लस आपका जो बैकग्राउंड रहा है उस बैकग्राउंड पे ले जाके आपको बेसिक्स पे काम करवाऊंगा। प्लस इसके बाद मेन वर्क हम करेंगे और मेन वर्क करने के बाद सीधे हम क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत स्विच करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पे और रिलेट करा के टॉपिक का खात्मा कर देंगे। प्रैक्टिस के लिए शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लास में ही। हाँ अगर आपको लगता है कि सर एक आधी बुक हमें चाहिए जहां डिटेल सोल्यूशन हो प्रैक्टिस के लिए, तो वो बुक्स आपके रेफरेंस के लिए मैं इसी वीडियो के अभी लास्ट में उसका भी डिस्कशन करूंगा। अच्छा अब देखो ये तो संभव है नहीं कि एक साथ हम लोग एक से ज्यादा सब्जेक्ट पे काम कर पाए, ना ही ये संभव है और ना ही ये सही तरीका है कि हम कैलकुलस पे भी काम कर रहे हैं और हम एनालिटिकल ज्योमेट्री पे भी काम कर रहे हैं। अगर आप एक साथ दोनों सब्जेक्ट पे काम करोगे तो ये पढ़ाई का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एक समय में एक ही सब्जेक्ट पे काम करना है, वन टाइम वन सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्री और आपने क्या किया, आप कैलकुलस से अलजेब्रा उठा के उसको भी अलग से देख रहे हो, फिर आपका जो माइंड है ना वो यार एक तरीके से बर्डन भरा हो जाएगा, आप टेंस हो जाओगे कि अरे यार अब तो उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। इसलिए हमारे पास पूरा एक साल है। सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं है। देखो लेंथी सिलेबस थोड़ा सा है लेकिन इतना बेहतर ये सिलेबस है, जीएस से तो मैं इसको लाख गुना बेहतर मानता हूँ, जीएस से तो मैं इसको लाख गुना बेहतर मानता हूं, क्योंकि वहां पे हम प्रेडिक्शन अच्छे से नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, बट यहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है कि हाँ यार ये चीज आएगी और ये चीज नहीं आएगी। यहाँ का प्रेडिक्शन और इसको अगर कंपेयर करोगे अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट से तो मैं इसको ज्यादा बेस्ट मानता हूं। अब ज्यादा बेस्ट मैं इसलिए भी मानता हूं क्योंकि मैं मैथ्स का एजुकेटर हूं, बट ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट बेकार है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से सब अपने अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। तो जो मैथमेटिक्स में आ रहा है, जो मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है, मैं उसको इस सब्जेक्ट की खूबसूरती बता रहा हूं। तो बात मैं ये कर रहा था कि एक साथ हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट पे काम नहीं करेंगे और यही सलाह मेरी भी आपको है कि आप भी एक साथ एक से ज्यादा सब्जेक्ट पे काम नहीं करोगे, वन टाइम वन सब्जेक्ट पे काम होगा। क्लासेस जो है वो हमारी सिस्टमैटिक वे में चलेंगी। जब तक आप कंप्लीटली फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक उस टॉपिक को मैं स्विच करके अगले सब्जेक्ट पे नहीं चलने वाला, क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है कि भैया ये आपकी एनालिटिक ज्योमेट्री है, एक दो दिन में खत्म हो जाएगी, तो ये आपकी भूल है। एक दो दिन में ये नहीं खत्म हो जाएगी कि अरे सर बस इतना ही तो है। अरे भैया आपको पता है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाने में कितना समय लगेगा, वो भी 3D का केस, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, रिड्यूशन एंड कॉनिकल फॉर्म्स। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ने में समय तो लगेगा ही, ये नहीं है कि समय नहीं लगेगा, बट हमें वो नहीं करना है कि बस हमने क्लासेस कंडक्ट करा ली, मैंने क्लास डिलीवर कर दी, आपने क्लास कर ली, खत्म। आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ। आप मेरे को ये जवाब दो कि नहीं सर जो चीजें हमने क्लास में पढ़ी अब उन चीजों को हम प्रीवियस ईयर पेपर पे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही वो साधन है, वो जरिया है जो आपको ये बताएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसा आता है। प्रैक्टिस के लिए सैंपल क्वेश्चंस तो बहुत क्लास में कराए जाएंगे, बट एक्चुअल क्वेश्चन जो है जब आप उसको रिलेट करा पाओगे, यार वाओ जो हमने क्लास में सीखा वही डायरेक्ट चीज यहां अप्लाई करनी है, तो आपके अंदर का एक जो कह सकते हो ना मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन, वो बेहतर तरीके से जगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ध्यान में अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहले सिलेबस को तो मैं पहले ही डिस्कस करा चुका हूं, सिलेबस में कुछ बताना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपको जो पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
देखो आपका स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होना चाहिए हाई स्कोर के लिए। आपको भी पता है कि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से बढ़िया तरीके से हम हाई स्कोर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख रखा है। प्रिपेयर मैथ सिस्टमैटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली फॉर बेटर स्कोर। मैथमेटिक्स को आपको एक सिस्टम में, एक तरीके से कह सकते हो एक हायरार्की बना के प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे, और एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे बेटर स्कोर बना पाओगे। की टिप्स जो आपको यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की बुक से मिल रही हैं, आप उन पे काम कर सकते हो। साथ ही साथ मेक द मोस्ट ऑफ योर स्टडी टाइम। ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो आपको अपनी पढ़ाई में देना होगा। अपने समय का जो उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई में करना होगा। इसके बाद दोस्तों मास्टर फार्मूला और टेक्निक पे काम करना होगा। ये सब छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आपकी तैयारी को ये अच्छे तरीके से मजबूत बनाएंगे। मास्टर फार्मूला और टेक्निक जो है, आप सबसे पहले अगर आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की बुक पे जा रहे हो, ये मैं बुक्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक से आपको, और बुक्स के रेफरेंस के साथ साथ ये बेसिक चीजें भी हैं जो होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप देखो कि इस बुक में आपके मास्टर फार्मूला कौन कौन से हैं, टेक्निक्स क्या है, शॉर्टकट क्या है, कैलकुलेशन टेक्निक क्या है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और इस पे अगर आपने इफेक्टिवली काम कर लिया तो भी चीजें आपके लिए क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। इनके छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आप बुक्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो जो बुक्स आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो अपने कंफर्ट और अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वेरियस बुक्स हैं, कोई एक अकेली या एक या दो किताबें नहीं है, यहाँ पे कई सारी किताबें हैं। तो अगर आप बुक्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो बुक्स का जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा कंफर्ट एंड प्रोफिशिएंसी पे। जैसे मैथ्स ऑप्शनल की जो बुक है यूपीएससी आईएएस मेंस के लिए, वो आपके कंफर्ट और प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। स्टिक टू वन बुक पर टॉपिक इफ यू आर प्रोफिशिएंट इन इट। कह रहा भैया पर टॉपिक एक ही बुक पे काम करो, ये भी कह रहा कि पर टॉपिक एक ही बुक पे काम करो, एक से ज्यादा किताबों पे काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखना पड़ेगा विच बुक इज बेस्ट। ऑप्ट फॉर बुक्स दैट एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट विद सॉल्व्ड एग्जांपल। अब जैसा मैं आपको बता दूं आपके मेंस में मैंने कई सारी बुक्स ऐसी देखी हैं जिसमें केवल यार थ्योरी भरी पड़ी है, केवल थ्योरी भरी पड़ी है। तो यार केवल थ्योरेटिकल पोर्शन वाली किताबें आपको नहीं लेनी है। किताब लो तो ऐसी किताब लो जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी हो, ताकि आप चीजों को रिवाइज करके उन एग्जाम्पल्स पे वर्क कर पाओ। खाली थ्योरी वाली किताब लेने का क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल एक लगा, जैसे शांति नारायण की बुक आपने अगर जानते हो तो, नहीं जानते हो तो जाके कभी किसी स्टोर पे देखना। शांति नारायण की जो बुक्स है ना भाई साहब, कैलकुलस के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एग्जांपल आपको इन्होंने बता रखे हैं और वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखा है। यानी कि इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पहले बेसिक्स बातें बता रखी हैं, उसके बाद बढ़िया तरीके से एक एक करके बेस्ट एग्जांपल जो है वो इन्होंने दे रखे हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी किताब लो जहां बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो आपके एग्जांपल हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल, वो भी गिवन हो। खाली थ्योरी वाली किताब लेके कोई फायदा नहीं है। अगली बात करेंगे दोस्तों, प्रायोरिटाइज बेसिक टॉपिक। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को सारे के सारे लोग ध्यान से सुनिए। जितने भी लोगों ने मन बना लिया है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मन बना लिया है कि मुझे यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स को लेना है, आपको मेरी एक सलाह है और ये बहुत जेन्युइन सलाह है, ध्यान से सुनना। अगर आप मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हो तो सबसे पहले 3 से 4 ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं जिन पे काम कर दो। आप कैलकुलस पे काम कर लीजिए, आप ज्योमेट्री पे काम कर लीजिए, वेक्टर एनालिसिस पे काम कर लीजिए, ये 3 से 4, इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा पे काम कर लीजिए। ये 3 से 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर ये आपको समझ में आ गए, अगर ये आपको समझ में आ गए तभी आप आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर यही आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप गलत सब्जेक्ट ऑप्ट करके बैठे हो, फिर अपना ऑप्शनल चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। इसके बाद चीजें और हायर लेवल पे जाती हैं। अगर यही तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, यही तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है, तो भाई साहब फिर सब्जेक्ट अपना चेंज कर दो।
ये जो बात मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपने मैथमेटिक्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ऑप्ट कर लिया हो, लेकिन जैसे यहां पे बेसिक टॉपिक जो है लाइक लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गई, वेक्टर एनालिसिस हो गया, ये फंडामेंटल मैथ के टॉपिक है। और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर भाई साहब मेरी तो सलाह है कि फिर यहां से मैथमेटिक्स को आप छोड़ दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक्स ले रहे हो तो बुक्स में कैन आई स्टार्ट विद बुक्स प्रोवाइडिंग डिटेल सोल्यूशन, पहले ही बता चुका हूं कि अगर बुक्स ले रहे हो तो वही बुक से स्टार्ट करो जो आपको डिटेल सोल्यूशन दे टॉपिक वाइज। इस सेशन से एक बात और, अगर आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि सर हमें बिना किसी कोचिंग के क्या करना है, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके मैथ्स ऑप्शन निकालना है, तो एक सवाल है बच्चों का। जैसे अभी लास्ट वीडियो में ही एक बच्चे का मैंने कॉमेंट देखा, लास्ट वीडियो में मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा जिसका यह कहना था कि सर अगर मैं कोई कोचिंग ना करूं, मैंने बीएससी कर रखा है, फिर मैंने एमएससी कर रखा है, मैं कोई कोचिंग ना करूं और बुक्स के थ्रू मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, क्या मैं पूरे सिलेबस को सेल्फ कवर कर सकता हूं? तो दोस्तों ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं एस्पिरेंट्स के जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल को सेल्फ प्रिपेयर किया। बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो मेंटोर अगर आपकी लाइफ में कोई है, गाइड करने वाला कोई है, तो उसका इंपैक्ट तो अलग ही पड़ता है। लेकिन अगर आपने प्लान ही बना रखा है कि मेरे को खुद से प्रिपेयर करना है, तो जी हाँ दोस्तों आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। मार्केट से बेस्ट बुक्स जो है वो उठाइए। बेस्ट बुक के साथ साथ आपको भी पता है कि मार्केट में आईएमएस के जैसे नोट्स हो गए, आईएमएस वाले नोट्स आप उठा लीजिए, सेल्फ काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता है तो आप सेल्फ काम करिए। इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं आपका टीचर हूं, मेरा कोर्स चलता है तो मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं कोर्स खरीदना ही मैंडेटरी है। अगर आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, तो बिना किसी टीचर के आप मैथ्स ऑप्शनल के सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने देखा कई सारे बच्चों के कमेंट थे, तो ये बात उनके लिए थी। अब दोस्तों अगली बात जो करेंगे, अगला पॉइंट देखो कौन सा है। अगला पॉइंट है हैंडी नोट्स। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ हैंडी नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप बाकी एस्पिरेंट से बहुत पीछे रह जाओगे। जो भी चीज पढ़ो उसको प्रॉपरली तो नोट्स करते ही हो भाई, प्रॉपरली तो आप नोट्स बनाते ही हो। प्रॉपरली नोट्स बनाने के साथ साथ उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए दोस्तों। शॉर्ट नोट्स जो आपके हैंड रिटन होंगे ये आपको पता है क्या है, रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी देंगे। जब आप रिवाइज करोगे चीजों को तो रिवीजन करने में आपके लिए आसानी रहेगी। हर एक कॉन्सेप्ट का एक शॉर्ट नोट बना लो और एक ऐसी बुकलेट बनाओ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का शॉर्ट फॉर्मेट में आपने क्या कर रखा हो, नोट्स बना रखा हो, हैंडी नोट जिनको कहते हैं। और वह ऐसा हो कि उसको कहीं भी लेके इजिली कैरी किया जा सके। कुछ भी कर रहे हैं, खाली टाइम मिला, खोल लिया और देख लिया कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हैंडी नोट्स पे आपको काम करना पड़ेगा और जो आपके हैंडी नोट्स हैं बाद में आप इसे की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके इसको अप्लाई करिए किस पे, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आप इनको अप्लाई करिए। इसके बाद दोस्तों ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। भाई साहब अवॉइड करिए, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपसे मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, लिखा हुआ है डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ विद टू मेनी बुक्स एंड एक्सटर्नल स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी मैथ। बहुत ज्यादा किताबों और बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मटेरियल्स पे काम करने की नीड नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। फोकस ऑन मास्टरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट and then solve a previous question from model paper to easily clear the UPSC IAS cutoff. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल बच्चे देखो ऑनलाइन एजुकेशन आने से कई सारे फायदे हुए हैं, तो दोस्तों इसके कई सारे नुकसान भी हैं। ये बात तो मैं मानता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन के आने से कई सारे फायदे हुए हैं, तो इसके कई सारे नुकसान भी हैं जो मैं मानता हूं। अब आप कहोगे सर नुकसान क्या है? नुकसान की अगर मैं बात करूं तो आजकल क्या हो रहा है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। एक मिनट यार, ये बंद क्यों हो जा रहा है? आजकल एस्पिरेंट क्या करने लगा है, आजकल एस्पिरेंट इस ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा गेन करने लगा है। चारों तरफ से वो गैदरिंग कर रहा है जानकारी की, जबकि आपको ये समझना होगा कि जो इंफॉर्मेशन है अगर वो ओवरलोड हो गई आपके माइंड में तो वो भी आपको परेशान कर सकती है। ये पॉइंट आप फिर से रीड करिए, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ विद टू मेनी बुक्स एंड एक्सटर्नल स्टडी मटेरियल।
भाई साहब बहुत ज्यादा किताबों और बहुत ज्यादा एक्सटर्नल स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम करना है। फोकस ऑन मास्टरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम मॉडल पेपर। जो आपके मास्टर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन पे काम करिए और प्रीवियस ईयर पेपर पे क्या करिए, उसके बाद उस पे प्रैक्टिस करिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए घातक साबित होगी। यह बात केवल मैथ्स ऑप्शनल के लिए ही नहीं है, अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट को भी लेकर चल रहे हो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नुकसान में डाल सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है। हम लिमिटेड सोर्सेस के साथ चलेंगे, लिमिटेड सोर्सेस हमारे लिए होने चाहिए। अब दोस्तों कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, व्हाट लेवल ऑफ मैथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। ये कई सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर क्या लेवल होना चाहिए मैथ्स का यूपीएससी ऑप्शनल में। तो यार बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, और वो सिंपल सी बात इतनी है कि जो आपका लेवल है ना मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी ऑप्शनल, ये टिपिकली आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है। एक तरीके से आप कह सकते हो आपने बीएससी बीटेक इंजीनियरिंग वाली लाइफ में जितनी भी चीजें यहां तक पढ़ी हैं उतना ही लेवल है आपको। जैसे आपके टॉपिक जो यहां पे कवर होते हैं कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो आपके सारे टॉपिक आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े तो हैं। ये सारे के सारे वही टॉपिक तो हैं। फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे करिए फोकस, अप्लाई देम टू सॉल्व प्रॉब्लम, उन्हीं को अप्लाई करिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और ये सारी की सारी चीजें क्लैरिटी के साथ करने पे आपका इंटायर सिलेबस डेफिनेटली कवर होगा। तो जो लेवल है वो लेवल आपका दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, आगे अगली बात करते हैं। अब यहां पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे बुक्स की कि विच बुक इज बेस्ट। यहां पे आप देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें पेपर 1 की, पेपर 1 में लीनियर अलजेब्रा के लिए चॉम्स्की आउटलाइन या लीनियर अलजेब्रा आप ले सकते हो, कृष्णा सीरीज ले सकते हो मैट्रिसेस के लिए। कैलकुलस के लिए कृष्णा सीरीज आपकी बेस्ट है। कृष्णा सीरीज डिफरेंशियल पे अलग आती है, इंटीग्रल पे अलग आती है, और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए मलिक और अरोड़ा वाली किताब आप ले सकते हो। एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए कृष्णा सीरीज बेस्ट है। एनालिटिकल ज्योमेट्री और एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री पे 2 सीरीज इनकी अलग अलग आती हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको यहां पे एमडी राय सिंघानिया की बुक जो है वो मिल जाएगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन की अलग और डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग। इसके अलावा डायनेमिक और स्टैटिक्स के लिए कृष्णा सीरीज की बुक आप यहां भी प्रेफर करोगे, स्टैटिक्स के लिए भी और डायनेमिक के लिए भी। अगली बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस के लिए भी आप कृष्णा सीरीज और चॉम्स्की वेक्टर एनालिसिस की किताब ले सकते हो। कृष्णा सीरीज का यार अच्छा खासा नाम है यूपीएससी सेक्टर पे, और यूपीएससी सेक्टर में कृष्णा सीरीज का अच्छा खासा नाम पता है क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यहां पे बेस कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको चीजें इन्होंने डिटेल्ड में बता रखी हैं। अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की, अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की कि पेपर सेकंड के लिए आपकी कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, देखो पेपर सेकंड के लिए अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जा रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपकी वर्धमान पब्लिकेशन है आर कुमार की, ये आपकी रिंग थ्योरी की अलग है, ग्रुप थ्योरी की अलग है, और यहीं पे आपकी जोसेफ गैलियन की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ऑप्शनल भाई बेस्ट बुक है। मेरे लिए तो ये बुक जो है वो सबसे बेस्ट लगी मुझे। रियल एनालिसिस में आप एमडी राय सिंघानिया और मलिक और अरोड़ा की बुक ले सकते हो रियल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए कृष्णा सीरीज बेस्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए जेके शर्मा और कांति स्वरूप या फिर कृष्णा सीरीज, तीनों में से कोई भी एक आप प्रेफर कर सकते हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एमडी राय सिंघानिया और इंजीनियरिंग मैथ बाय ग्रेवल, ये आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए है। एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप राय सिंघानिया साहब वाली किताब ले सकते हो। फ्लड डायनेमिक्स के लिए आप भी राय सिंघानिया साहब के साथ जा सकते हो, और कृष्णा सीरीज जो है वो डायनेमिक फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डी अबलम प्रिंसिपल के लिए आप ले सकते हो। तो ये आपकी थी बेस्ट बुक फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। बुक्स की हमने बात कर ली कि बुक्स आप कौन कौन सी ले सकते हो, इंपॉर्टेंस क्या है, बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम अपने सिलेबस को आगे कवर करने वाले हैं। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको ये सेशन। अगर बढ़िया लगा है तो शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। अब अगले सेशन जो हमारा होने वाला है,
अगले सेशन में हम आपसे रूबरू होंगे कुछ क्लासेस के साथ। कुछ क्लासेस करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जिन पे डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। 10-10 नंबर के क्वेश्चन तकरीबन हर साल बने हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम आगे के सेशन में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। रखिए अपना ख्याल, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।